हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। और आज हम करेंगे पार्ट 2 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर ओनली 37-38 के करीब अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन है, तो वो एक ही वीडियो में हमारे हो जाएंगे। ठीक है। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा चुका हूं, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये जो पीडीएफ है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसे आप खुद से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित देशों की एचडीआई रैंकिंग के 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित कौन सा एक सत्य है। यानी यहाँ पर कई सारे देशों के नाम दे रखे हैं जिनको आरोही क्रम में लिखा गया है, यानी सबसे कम जिसकी है, उससे ज्यादा जिसकी है, उससे ज्यादा जिसकी है, कौन सा कितने ज्यादा नंबर पे है ये दिया हुआ है। बोला इनमें से कौन सा जो सीरीज है वो बिल्कुल करेक्ट है 2019 के हिसाब से। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल करंट क्वेश्चन है 2020 का, तो 2019 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा ये है, सबसे पहले ब्राजील आता है, सबसे अच्छा कंडीशन ब्राजील का है। ब्राजील के बाद आपका चीन आता है, और चीन के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद भारत का स्थान है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में वर्ष 2019 हेतु मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक के अनुसार सही क्रम कौन सा है? ब्राजील 84th नंबर पे है, चीन 85th, दक्षिण अफ्रीका 114, भारत 131। इस रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट 2019 वर्ष 2018 हेतु, अगर 2018 की बात करते हैं तो एचडीआई में ब्राजील 79th नंबर पे था, यानी कि इसने अपनी कंडीशन खोई है, पोजीशन खोई है इसने। चीन 85th पे था, 85th पे अभी भी है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी कंडीशन सुधारी है, जबकि भारत की कंडीशन 2019 में और ज्यादा बिगड़ गई थी 2018 के मुकाबले। ठीक है, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए दो कथन है, एक कथन ए है, दूसरा आर है। तो हमें देखना है कि ए और आर एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, और अगर रिलेटेड है तो क्या वो सही कारण है कथन का। क्या बोला हुआ है? मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, ठीक है, पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। यानी अगर एचडीआई बढ़ेगा तो एसडीजी भी बढ़ेगी, स्टेट डेवलपमेंट कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम या गोल्स, कि अगर एचडीआई बढ़ेगा तो एसडीजी भी बढ़ेगा। सेकंड बोला हुआ है एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। यानी एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम यानी बेसिक जो है उसका अपना एरिया, वो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों ही करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यस, ए और आर दोनों सही है, और ए आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है कि एचडीआई और एसडीजी जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और एसडीजी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शिक्षा और स्वास्थ्य ही है, इसीलिए वो एचडीआई से कनेक्टेड है, क्योंकि एचडीआई भी तो स्वास्थ्य और शिक्षा को देखता है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, 2019 का क्वेश्चन है ये। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, और यह भारतीय राज्यों की एचडीआई एवं एसडीजी रैंकिंग के मध्य धनात्मक संबंध को स्पष्ट कर रहा है या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है ना, जीवन की हाँ ऑफ इंडेक्स, किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी कि PQLI ये इंडेक्स कौन लेकर के आया था? 2019 का क्वेश्चन है। मॉरिस डी मॉरिस, यूएनडीपी, महबूल उल हक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो PQLI का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा लाया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता तीनों को मिलाकर जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया।
PQLI का अधिकतम मूल्य 100 आएगा, न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाएगा, जबकि 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण है। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विविध धर्म, कहते हैं विभिन्न जातियां, या फिर निर्धनता। सामाजिक संरचना की अगर हम बात करते तो इनमें से कौन सा है? तो ये जो निर्धनता है ना, ये आर्थिक से रिलेटेड है। निर्धनता जो है वो आर्थिक से रिलेटेड है, वैसे सामाजिक आर्थिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए निर्धनता, और वैसे भी वो एक गांव की नहीं है ना, भारतीय सामाजिक संरचना के लिए वो आर्थिक लक्षण है, वो सामाजिक नहीं होगा। तो इस हिसाब से केवल 1, 2 और 3 करेक्ट होगा, तो 1, 2 और 3 ए का है। भारतीय ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विविध धर्म, 4 जातियां एवं उनकी उपजातियां, विविध संस्कृति, लिंगानुपात का स्तर आदि भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण है। निर्धनता भारतीय सामाजिक संरचना का लक्षण ना होकर बल्कि देश की सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक संरचना को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली निर्धनता जो सामाजिक आर्थिक को दिखाता है, बाकी सारे तो गांव के सामाजिक संरचना को दर्शा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम मां किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? 2016 का क्वेश्चन है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो ये जो मां है ये किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगस्त 2016 में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए मां मदर्स ऑब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम करने में काफी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। क्या क्या आता है इसके अंदर? संयुक्त सूचकांक है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। 2010 से पहले तो हम लोग जीडीपी को देखते थे, आजकल तो जीएनआई लेते हैं ना। निर्धनता, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, या फिर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। 2013 का क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसमें बोलूं संयुक्त सूचकांक के रूप में तो सी करेक्ट है, ऑप्शन है। इसके अंदर हम लोग जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति पर कैपिटा सकल घरेलू उत्पाद को देखते हैं, ठीक है, जीएनआई को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीएनआई का औसत सूचकांक है। उल्लेखनीय है कि 2010 से पूर्व एचडीआई की गणना में प्रति व्यक्ति जीएनआई के स्थान पर प्रति व्यक्ति जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता था। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और इसका अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है, यानी ये 1 से 0 के बीच में होता है। 1 बेस्ट, 0 वर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हमने ये पढ़ा था कि इसके बारे में कौन थे? अमर्त्य सेन भारत की तरफ से थे, और जिनको द्वारा विकसित किया गया भारत की तरफ से थे अमर्त्य सेन, लेकिन उनका पूरा योगदान नहीं था। मेन कौन थे इनके? महबूब उल हक। महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी थे जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो ये पाकिस्तानी थे, पर बांग्लादेश वगैरह से भी लेकर के इनका पंगा चल रहा है, वो हमने पहले भी बात की थी। 2010 और 6 में इसका क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एचडीआई का विकास प्रख्यात पाकिस्तानी अर्थशास्त्री स्वर्गीय महबूब उल हक के कुशल निर्देश में किया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसमें सहयोग प्रदान किया था, ठीक है। तो इनके विकसित किया गया महबूब उल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? इन चारों में से किसने कहा कि विकास के अंदर मानवीय पक्ष भी आना चाहिए? तो ये था यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही सबसे पहले लेकर के आया भैया, डेवलपमेंट का मतलब ह्यूमन से रिलेट करो उसे, ह्यूमन के कंडीशन से। तो यही इसका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान सबसे पहले यूएनडीपी का गया था, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना नहीं थी, विश्व विकास प्रतिवेदन नहीं था, सामूहिक विकास योजना नहीं थी। 2013 का क्वेश्चन है। विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने ध्यान केंद्रित किया।
इसने न केवल आय की अपितु स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भी मानव विकास को मापने की प्रक्रिया को अहम माना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभावित तथा और क्या क्या चीजें आती है। यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, ये तो यही गलत हो गया। वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, हाँ ये होता है। यूएस डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पादन नहीं, यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय नहीं। बहुत सारे लोग ने यूएस डॉलर लगा के करते हैं, नहीं, ये परचेजिंग पावर पे, रियल परचेजिंग पावर जो है उसके ऊपर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद की बात करता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बड़ी आराम से पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक का विकास वर्ष 1990 में यूएनडीपी से संबंध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब अल हक के द्वारा किया गया था। वर्ष 2010 से एचडीआई की गणना हेतु नई प्रावधि का प्रयोग किया जा रहा है, नई तरीके से नापा जा रहा है इसे, जिसके अंतर्गत 3 प्रतिमानों को शामिल किया गया। सबसे पहले बात बोली गई जीवन प्रत्याशा, दूसरा बोला गया शिक्षा सूचकांक, यह दो नए आंकड़ों पर आधारित था। शिक्षा सूचकांक में क्या क्या देखा जाता था, स्कूल अवधि की औसत वर्ष और स्कूल में अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल के अनुमानित वर्ष। और तीसरा लिया गया जीवन का स्तर यानी कि आय सूचकांक। उल्लेखनीय है कि पहले जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पीपीपी डॉलर पर आधारित द्वारा किया जाता था, परंतु बाद में इसे डॉलर पर आधारित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रतिस्थापित कर दिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्नकाल के दौरान दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सत्य था, जबकि वर्तमान में सभी विकल्प असत्य हैं, क्योंकि इसमें अभी भी हम सकल घरेलू उत्पाद नहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद डालेंगे, जबकि यहां पर हमारे ऑप्शन में भी क्या लिखा हुआ है, सकल देशी उत्पाद, तो देशी नहीं राष्ट्रीय होना चाहिए था अगर वर्तमान की बात करें। क्वेश्चन 1997 का और चेंज कब आया, ये 2010 में, तो इसीलिए प्रश्नकाल के हिसाब से ये सही था। क्वेश्चन नंबर 10, एचडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान और न्यूनतम मानव वर्ष रखे किए जाते हैं। 2006 का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स उस टाइम के हिसाब से बात करेंगे। तो प्रश्न काल में एचडीआई की गणना में जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम 85 वर्ष और न्यूनतम 25 वर्ष लिया जाता था। वर्तमान में एचडीआई 2016 में इसे अधिकतम 85 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष लिया गया है, यानी थोड़ी कंडीशन हमारी सुधरी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। तो जीवन प्रत्याशा तो शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी है, सामाजिक असमानता नहीं है, प्रौढ़ साक्षरता, साक्षरता तो पूरी है, शिक्षा तो पूरी तरीके से, तो सी जो है वो शामिल नहीं है, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एचडीआई को 3 सूचकों में से बनाया गया, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर। इसमें शिक्षा सूचकांक को मूलतः सकल नामांकन अनुपात एवं प्रौढ़ शिक्षा दर के आधार पर निर्धारित किया जाता था, अतः प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था। वर्ष 2010 से शिक्षा सूचकांक की गणना स्कूल अवधि में औसत वर्ष और स्कूल अवधि में अनुमानित वर्ष, ये जो 2 पॉइंट यहां दिए हुए हैं, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि में अनुमानित वर्ष के आधार पर किया जाने लगा है। वर्ष 2010 से ही असमानता समायोजित यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई भी मानव विकास रिपोर्ट के तहत प्रस्तुत किया जाने लगा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया जा रहा है, तो यही हो गया, सामाजिक असमानता को शामिल नहीं करते, बाकी शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय तो शामिल है ही है। 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक के तहत स्वास्थ्य आयाम का आकलन जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आयाम का आकलन स्कूलिंग अवधि के माध्य और जीवन स्तर का आयाम आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। सामाजिक असमानता के लिए एचडीआई को हम लोग नहीं लाते हैं, यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक भाग नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश यानी कि एनरोलमेंट दर। तो एनरोलमेंट दर ये जो है ना, शिक्षा आयाम आकलन में स्कूलिंग अवधि, तो ये तो उसके अंदर आ गया। ये भी आ गया जन्म के समय प्रत्याशा,
प्रति व्यक्ति आय तो होता ही होता है। स्वास्थ्य और पोषण जो है ये सूचकांक का एचडीआई का पार्ट नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कि ये पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं है? प्रति व्यक्ति आय तो बिल्कुल है, साक्षरता भी है, जीवन प्रत्याशा भी है, अर्बनाइजेशन नगरीकरण ये जो है ये इसका पार्ट नहीं है, ये एचडीआई का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य जो कि जीवन प्रत्याशा से निकलती है, शिक्षा जो कि स्कूलिंग के हिसाब से निकलती है ना, और जीवन स्तर जो है वो तो पता ही है, जीवन की गुणवत्ता के हिसाब से निकलता है। ठीक, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी रोजगार नहीं लेते हम लोग, रोजगार तीनों में है, इसीलिए रोजगार को नहीं शामिल करते, इसीलिए तीनों नहीं होंगे। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुकरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। भारत का स्थान 2015 के हिसाब से 188 देशों में 130वां है। ओके। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत न्यूनतम स्थान पर हो, ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हाँ ब्रिक्स के जितने भी हमारे देश हैं, ब्रिक्स ये है ना, ब्रिक्स के जितने भी हमारे देश हैं उन सब में इंडिया जो है वो सबसे पीछे चल रहा है। और ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि 2015 के हिसाब से 188 देशों की सूची में भारत का स्थान 130 पे था। तो 216 है। 2016 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के तीनों पार्ट सही है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार अब भारत 100, पहली बात तो 188 देश ही नहीं रहे, देश बढ़ गए हैं। अब 189 देश आते हैं इस सूची में और भारत का स्थान 131वां है। जबकि 2019 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ये तो 2000 उसकी बात करें 19 की रिपोर्ट के साथ, तो ये 129वें स्थान पर था। दोनों ही वर्षों में नॉर्वे जो है वो शीर्ष पे था, यानी कि 2019 की बात करें 20 की बात करें, दोनों में ही नॉर्वे जो है वो टॉप की कंडीशन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के प्रथम रैंक में कौन सा देश था? हमने अभी पढ़ा है कि दोनों टाइम पे कौन था, नॉर्वे था, तो नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन है, इसके मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। जिन चीजों के सीधे ऑप्शन है उनके तो सीधे ही याद कर लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भी सीधा सीधा है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2014 के में विश्व के 186 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखो, सबसे पहली बात, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है ना उसमें 2014-15 तो थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया। ठीक है, 2014-15 तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया। और वैसे भी ये आप समझ लो कि ये क्वेश्चन कैसे ही 2004 या 2001 में आ सकता है, जब ये पूछ ही 2014 के बारे में रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे 2004 और 2001 में कैसे आ सकता है, जब ये पूछ ही 2014 के बारे में रहा है, भविष्य के बारे में थोड़ी ना पूछ लेगा। ठीक है, तो यानी कि ये करंट ही आता है और इसीलिए आपको करंट ही याद होने चाहिए। ठीक है, जरा पढ़ लेते हैं। वैसे 135 स्थान था, बट फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। मानव विकास रिपोर्ट 2015 जो कि वर्ष 2014 के आंकड़ों पर आधारित थी के अनुसार भारत का स्थान 130वां था, यानी ये था। इस रिपोर्ट में देशों की संख्या 188 थी, जबकि यहाँ 186 लिखा हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2014 जो कि वर्ष 2013 के आंकड़ों पर आधारित था के अनुसार भारत का स्थान 135वां था। देखो, 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 130 पे था और 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से 135 पे था। इस रिपोर्ट में देशों की संख्या कितनी थी? 187 थी। वर्ष 2018 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 189 में से भारत की कंडीशन क्या थी? 130वें स्थान पर थी। किसी भी रिपोर्ट में देशों की संख्या 186 थी ही नहीं, एक बार 188 थी, एक बार 187 थी, फिर एक बार 189 थी। ठीक है, तो 186 देश तो कभी थे ही नहीं, तो इस वजह से कोई प्रश्न हो नहीं सकता, यानी कि यह प्रश्न क्या है? त्रुटिपूर्ण है, यानी गलती है इसमें। प्रश्न में यह तथ्य स्पष्ट है कि भारत का स्थान वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है या फिर वर्ष 2014 के आंकड़ों के आधार पर। तो हमें यह नहीं बोला हुआ ना कि 2014 में जो आंकड़े थे उनकी बात कर रहे हैं या 2014 में जो रिपोर्ट आई है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो 2014 में रिपोर्ट आएगी
वो 2013 के आंकड़े दिखाएगी, और जो 2015 में रिपोर्ट आएगी वो 2014 के आंकड़े दिखाएगी। तो पूछा क्या गया है यही नहीं समझ में आ रहा। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर मानव विकास रिपोर्ट 2015 के आधार पर, यानी 15 का 14 वाली रिपोर्ट के आधार पर 130वां दिया था। वर्तमान में एचडीआर के हिसाब से अगर हम बात करें तो 189 देश है, और जिसमें भारत का स्थान 131वां है। एक क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? इनमें से कौन सी चीज अगर सुधर जाए तो? शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, किसानों को अधिक साख, अधिक बच्चों का स्कूल जाना, और अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना। तो ये जो हमने एचडीआई की बात कर रहे हैं, तो या तो जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, या तो स्वास्थ्य की बात करते हैं, या फिर शिक्षा की बात करते हैं। तो यानी पेयजल वगैरह जो है वो तो इसका पार्ट आएगा ही नहीं ना, ये तीनों तो पार्ट, ये दो पार्ट है इसके, शिक्षा शिक्षा। तो इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षा तो रिलेटेड करता है इसके प्रोग्राम में। जब अधिक बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रौढ़ की साक्षरता में भी सुधार होगा। तो मानव विकास सूचकांक के तहत शैक्षणिक सूचकांक में सुधार होगा। इससे भारत के यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान तभी मिल सकता है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। अभी भी वैसे सही उत्तर यही है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार 4 वर्ष से कम आयु के 6 करोड़ भारतीय शिशुओं में कितने प्रतिशतों को समुचित पोषण आहार उपलब्ध नहीं हो पाता? यानी 6 करोड़ बच्चे ऐसे जो 4 वर्ष से कम साल के हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे जिनको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण आहार नहीं मिल पाता? ये क्वेश्चन है हमारा। 41, 45, 49 और 53। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है तो मैं वैसे भी कर दूं कि उस टाइम तक हमारे 53 थे परसेंट ऐसे बच्चे थे जिनको खाना नहीं मिल पाता था। नया डाटा आप लोग एक बार बिल्कुल देख के जाना है इस चीज का। 1999 का क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार, जो कि 1996 की कंडीशन दिखा रही होगी। 97 में रिपोर्ट आई है ना, तो 96 की कंडीशन के हिसाब से आई होगी। 4 से 6 वर्ष के भारतीय बच्चों में 53 बच्चे ऐसे थे जिन्हें समुचित पोषण आहार उपलब्ध नहीं हो पाता था। क्वेश्चन नंबर 21, यूएनडीपी की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रतियों यानी कि इंडेक्स से बना हुआ है? तो ये हमने वैसे तो पढ़ा हुआ था कि 8 थे, 10 थे। पहले वाला 2, दूसरे वाला 2, तीसरे वाला 6, 7, ऐसे 10 थे। हमने पढ़ा हुआ है कि जो मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है, अब बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये कितने प्रतियों पे है? तो ये 10 पे है। ठीक है। वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से निर्धनता मापन हेतु बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई का विकास किया गया था, जो कि निर्धनता मापन के पारंपरिक आय आर्थिक मानदंड के स्थान पर निर्धन व्यक्तियों के जीवन वंचना पर ध्यान केंद्रित करता था। यानी इनकम से ज्यादा वो जीवन कैसे बिताते हैं उन पे देखता था। यह 3 वर्गों के 10 प्रतियों यानी इंडिकेटर्स पर आधारित है। एचडीआर 2010 में मानव विकास सूचकांक के तहत पूर्व में प्रस्तुत किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक के स्थान पर अब एमपीआई प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वही एचडीआई वाली ही 3 चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो उसके अंदर लेकिन क्या क्या बातें की गई? स्वास्थ्य के अंदर हम देखते हैं कि भैया बाल मृत्यु दर और पोषण दर कितना है। शिक्षा के अंदर देखते हैं स्कूलिंग वर्ष कितना है और स्कूल उपस्थिति कितनी है। और जीवन स्तर पे देखते हैं कि ईंधन कितने लोगों को उपलब्ध है, शौचालय कितने लोगों को उपलब्ध है, पेयजल कितने लोगों को उपलब्ध है, विद्युत कितने लोगों को उपलब्ध है, कितनों के घरों में पक्की फर्श और कितनी लोगों की परिसंपत्ति है। तो ये टोटल 10 आयाम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एमपीआई को। क्वेश्चन नंबर 22, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? 1994, 1995, 1996 या 1997? ये 1998, 2010 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मानव विकास सूचकांक जो है, जो एचपीआई है, वो एचडीआर में लाया गया था 1997 में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो 1997 में लाया गया था। यूएनडीपी ने सर्वप्रथम वर्ष 1997 में मानव विकास रिपोर्ट के में मानव निर्धनता सूचकांक एचपीआई को प्रस्तुत किया था। तब से यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में प्रतिवर्ष मानव निर्धनता सूचकांक को भी प्रकाशित करता आ रहा है। वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में एचपीआई के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता अनुपात यानी एमपीआई
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि 10 वंचन संकेतकों पर आधारित है को प्रकाशित किया जाने लगा है। और ये जो 10 पॉइंट है कौन सा ऊपर वाले क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है। तभी तो मैंने बोला कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानव गरीबी सूचकांक यानी एचपीआई की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित किया। तो एचपीआई को एमपीआई में कन्वर्ट किया गया था 2010 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं ज्यादा ऑप्शंस पे नहीं जा रहा। 2020 का क्वेश्चन है और 2010 इसका करेक्ट ऑप्शन है। यूएनडीपी के अनुसार केवल व्यक्ति की आय के मापन मात्र से उसकी निर्धनता की समग्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता। निर्धनता के समग्र मापन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट ने वर्ष 1997 में जारी मानव विकास सूचकांक मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के स्थान पर 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तुत किया जाने लगा। यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता यानी कि ओपीएचआई एवं मानव पहल ओपीएचआई द्वारा विकसित यह सूचकांक एचडीआई के तीनों आयामों के संदर्भ में 10 वंचनों पर आधारित है। तो टोटल 10 पॉइंट पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया। एचपीआई हमने अभी पढ़ा 1997, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एचपीआई लाया गया 1997 में और चेंज किया गया एमपीआई में 2010 में। जरा कुछ बोला हुआ है निर्देश। अगले दो प्रश्न 22-23 निम्नलिखित सारणी के आधार पर है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और आने वाले दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, भारत का ये दे रखा है, चीन का ये दे रखा है, इंडोनेशिया का ये दे रखा है, मलेशिया का ये दे रखा है, कोरिया का ये और फिलीपींस का ये। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत के अतिरिक्त सभी देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80% से अधिक है। मलेशिया और कोरिया की आयु संभावित लाइफ एक्सपेक्टेंसी सभी देशों की अपेक्षा अधिकृत है। ओके ठीक है, पहले बोला हुआ भारत के अतिरिक्त सभी देशों की शिक्षा का प्रतिशत 80 से अधिक है, तो ये देख लेते हैं शिक्षा कहां दे रखी है। शिक्षा तो भारत का केवल 52 पे, सारे 80 से प्लस है, तो ये वाला पॉइंट तो सही है। मलेशिया और कोरिया की आयु संभाविता अन्य सभी देशों की अपेक्षा सही ज्यादा है। कौन सा बोला हुआ है, मलेशिया। मलेशिया की कितनी संभावित है 71.4 है और कोरिया की भी 71.7 है, बाकी सबकी इससे कम है। हाँ कम है, तो ये भी पॉइंट सही है। वयस्क शिक्षा जितनी अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का। तो वयस्क शिक्षा जितनी अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी कम होगी। जन्म पर आयु संभाविता भारत में लगभग उतनी है जितनी कि इंडोनेशिया में। जन्म पर संभाविता हाँ लगभग लगभग तो उतनी है, लगभग उतनी है, 2% के आसपास है, तो लगभग लगभग उतनी है, तो ये सही है। सी हमारा गलत होगा कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उपयुक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वयस्क शिशु शिक्षा और शिशु मृत्यु दर में संबंध विकल्प सी के स्थान का कथन का अनुपालन नहीं हो रहा है। उदाहरण स्वरूप मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही वयस्क शिक्षा दर समान 84% है, परंतु जहां मलेशिया की शिशु मृत्यु दर 11 है वहीं इंडोनेशिया में 47% है। इसी प्रकार थाईलैंड और फिलीपींस में वयस्क शिक्षा दर मलेशिया से अधिक होने के बावजूद शिशु मृत्यु दर मलेशिया से काफी कम है। दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं करी, बिना मतलब की बात है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बड़ा स्थान किसका है। तो सबसे आगे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से बात करो तो सबसे ज्यादा कोरिया का स्थान है। आप ऊपर वाले उसमें देख सकते हो, ये देखो मानव विकास की बात करते हो, देखो कोरिया शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, वयस्क शिक्षा दर सबसे ज्यादा है, और उसके बाद ये तो है ही है सबसे ज्यादा कोरिया सबसे बेहतर कंडीशन में एशियाई देशों में। प्रश्नानुसार कोरिया की जन्म
पर आयु संभाविता 71.7 वर्ष है, जो सारणी में प्रदर्शित अन्य किसी भी देश की अपेक्षा अधिक है। यही स्थिति वयस्क शिक्षा दर में भी है। पुनः कोरिया में शिशु मृत्यु दर 0.6 है, जो कि सारणी में प्रदर्शित सबसे कम है, देशों में सबसे कम है। अतः कोरिया का मानव विकास निष्पादन शेष देशों के मुकाबला में सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना था? सकल राष्ट्रीय सुख को किसने कहा था कि भैया ये प्रगति का सूचक है? 2003, 2 और 6 तीनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देश था भूटान। भूटान ने बोला था कि सकल राष्ट्रीय सुख जो होगा वो उसकी वजह से वो एक सूचक होगा किसका? ग्रोथ का, प्रगति का। तत्कालीन यानी जिस टाइम की ये बात हो रही है, भूटान नरेश जिनमें सिंगे वांगचुक की पहल पर वर्ष 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को प्रगति का सूचक चुना या माना। वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए 3 तत्वों को शामिल करते हैं। ये 3 तत्व है जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। इन तीनों तत्वों का एक सूत्र में डाल करके खुशी सूचकांक तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना? तो अभी हमने पढ़ा खुश सूचकांक बोल लूं, प्रसन्नता सूचकांक बोल लूं, ये सारे के सारे किसके? भूटान के हैं। भूटान ने माना था कब? 1972 में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार और भोजन का अधिकार मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानव विकास अधिकार या अधिकारों में आता है? तो मानव विकास के लिए तो ये तीनों चीजें ही जरूरी है। ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अनुसार 26 के अनुच्छेद 26(1) के तहत शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21(2) के तहत समानता के साथ सार्वजनिक सेवा का प्राप्त करने का अधिकार और अनुच्छेद 25(1) के तहत भोजन का अधिकार सम्मिलित है। यानी तीनों के तीनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था? यानी कौन सी जगह पर मानव विकास प्रतिवेदन सबसे पहले आए थे? तो अगर ये बात करता हूं तो मध्य प्रदेश था, यहां पर सबसे पहले मानव विकास प्रतिवेदनों को रिपोर्ट को लाया गया। ठीक है, कौन सा? स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1995 में जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमृत्य कुमार सेन ने दिल्ली में इसका विमोचन कराया था। हमने अभी पढ़ा सबसे पहले कौन थी? मध्य प्रदेश थी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन यानी सूचकांक प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज के लिए नहीं देता है। क्या नहीं देता है ये? आधारिक संरचना एवं सुख संसाधन सूचकांक, शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक या फिर बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो बेरोजगारी से रिलेटेड उसका कोई काम नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, पढ़ लेते जरा इसके बारे में। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन मानव विकास रिपोर्ट के लिए आवश्यक आंकड़ों की प्राप्ति हेतु शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक और आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक को तो ध्यान में रखता है, परंतु बेरोजगारी संबंधी सूचकांक को शामिल नहीं करता, और जो नहीं करता है वो नहीं है। ठीक है, तो यानी हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर कि मानव विकास सूचकांक गांव के लिए जो भी सैंपल विलेज होगा उसके लिए बेरोजगारी को नहीं बताएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था? यानी कि ये 4 राज्य, इनमें से किसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा था? देखो, जब भी मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा की बात करते हैं, चाहे वो 2008 की बात हो, 5 की बात हो, 18 की बात हो, केरल टॉप पे ही रहा है। वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। प्रश्नकाल और वर्तमान 2018 के आंकड़ों के अनुसार विकल्प बी ही सत्य है।
वर्ष 2018 में भारत के राज्यों में मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर केरल है और बिहार सबसे निचले स्थान पर रहा है। बिहार और यूपी तो सबसे नीचे है। और खुल के इनका तो वो है ना। क्वेश्चन नंबर 34, 2001 के मानव विकास सूचकांक के आधार पर निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में रखिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। यानी कि बोला गया है कि 2001 का जो मानव विकास सूचकांक था उसमें जरा देखना है कि भैया कौन सबसे ऊपर था कौन सबसे नीचे था। तो हमें यह तो पता है कि 2000 के बारे में केरल सबसे ऊपर था। केरल अगर सबसे ऊपर था, और कौन सा क्रम बोला है, अवरोही, यानी सबसे अच्छा, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा। तो मुझे यह तो पता है कि भैया केरल सबसे आगे था। केरल सबसे आगे था तो वैसे ही एलिमिनेट कर देता हूँ, ये करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही हो गया ना एलिमिनेट, केरल सबसे ऊपर था और बिहार सबसे पीछे था। ठीक है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में उपयुक्त राज्यों में केरल अभी भी पहले स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश 35वें और बिहार 36वें। यानी पहले बिहार बेकार है और बिहार से थोड़ा सा ज्यादा बेकार, कम बेकार यूपी है। क्वेश्चन नंबर 35, कथन क्या है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। सही बात है ये तो। इसकी बेरोजगारी देश में सर्वोच्चतम है। एक बात बताओ, जिस देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा होगी वो एचडीआई में टॉपर कैसे होगा, है ना। इसकी बेरोजगारी दर देश में सबसे उच्चतम है। ठीक। तो यानी कि ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट हो ही नहीं सकती ना। बात ये सही है, बात ये बिल्कुल सही है, पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों, जरा देखो। देश में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की बेरोजगारी दर देश में सबसे ऊंची है। ठीक है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न राज्यों में से सन 2008 में सबसे उच्चतम मानव विकास सूचकांक किसका था। तो सिर्फ 2008 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का था सबसे उच्चतम। ठीक है। भारत मानव विकास रिपोर्ट यानी कि IHDR 2011 के अनुसार वर्ष 2008 में दिए गए राज्यों में उच्चतम मानव विकास सूचकांक उत्तर प्रदेश 18वें रैंक पर था, उसके बाद झारखंड था, उसके बाद बिहार था और उसके बाद उड़ीसा था। ठीक है। तो सबसे बड़े रैंक्स में से ये थे। क्वेश्चन नंबर 37, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम वाले राज्य कौन से हैं। तो 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब और चौथे नंबर पे कहीं दिल्ली आती है। प्रश्नकाल के हिसाब से तो ये सही है। वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यानी SEQI के अनुसार बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है आज भी शिक्षा में। ठीक है। जबकि झारखंड सबसे नीचे था। छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा सबसे ऊपर था, जबकि केंद्र प्रशासित राज्यों में चंडीगढ़ शीर्ष पे था। तो इनको इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में केरल और तमिलनाडु, छोटे राज्यों में त्रिपुरा और एंड में चंडीगढ़ केंद्र शासित। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में कितने प्रतिशत बच्चे औसतन विद्यालय जाते हैं। यानी अभी हमसे पूछा गया है कि अभी जो सर्वेक्षण हुआ है हाल फिलहाल में 2006 की बात कर रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि कितने 6 से 14 साल की आयु के कितने बच्चे जो है अभी स्कूल जाते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से सी यानी 93% बच्चे जो है वो विद्यालय जाते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट पता नहीं किस हिसाब से बनी थी, क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं। प्रश्न काल में विकल्प सी सही था। ASER रिपोर्ट 2020 जिसे 1 फरवरी 2021 को जारी किया गया है, यानी इसी साल किया गया है, ने देश भर के विभिन्न राज्यों के 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के 60% प्रतिशत से अधिक बच्चे विद्यालय में नामांकित है। यानी अभी की रिपोर्ट यह है कि 60% से ज्यादा है, और उस टाइम पे बोल दिया कि 93% बच्चे स्कूल जाते हैं।
सर पैर तो नहीं है इस बात का, बट हाँ ये एक रिपोर्ट जरूर आई थी। ठीक है, सो दैट्स बीन सेड, चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ऑफ कोर्स आप लाइक करोगे तभी तो हमें आपके सपोर्ट का पता चलेगा। और अगर रेड कलर से कहीं ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इसका कलर चेंज कर दो, एक बार टच करो कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर का नहीं रहेगा ये, रेड कलर का अच्छा नहीं दिख रहा होगा, चेंज कर दो उसे। और अगर आप चाहते हो कि हमारा सपोर्ट दूसरे लोगों तक भी पहुंचे या दूसरे लोग भी हमें सपोर्ट करें, तो प्लीज शेयर करें, हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी पहुंच बनाए, आप लोगों के ही हाथ में, जनता जनार्दन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है, मेरे लिए आपके पास कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई भी ऐसा तरीका है जिससे मैं वीडियोस को और इंटरेक्टिव बना सकता हूँ या और कुछ नया ला सकता हूँ, तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। बाकी दैट्स बीन सेड, थैंक यू, स्टे सेफ, बी हेल्दी, कीप लर्निंग, पॉल्यूशन से बचे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर योर टाइम।